अब खबरें विस्तार से। कानपुर में आईटी की छापेमारी खत्म हो गई है और उसके साथ ही 5 दिन तक ज्वेलरी प्रतिष्ठानों पर छापेमारी चली। छापेमारी में 25 करोड़ कैश मिला है। आईटी की टीम ने ज्वेलरी भी सीज कर दी है। नयागंज की बंद दुकान से 6 करोड़ कैश मिले हैं। करीब 1500 करोड़ का फर्जी लेन देन पकड़ा गया है। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि कई महीनों से आईटी के रडार पर ज्वेलरी कारोबारी थे और ऐसे में कई करोड़ रुपए कैश मिले हैं। जो दुकानें बंद पड़ी हैं, ज्वेलरी की शॉप्स जो नहीं चल रही हैं, वहां से भी कई करोड़ रुपए कैश मिले हैं। रडार पर कई सारे ज्वेलर्स की दुकान थी, जिसके बाद आईटी ने छापेमारी की कानपुर में और फिर कई करोड़ रुपए कैश बरामद किए हैं। अमित गंज कानपुर से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, क्या जानकारी मिल रही है? आईटी ने छापेमारी में क्या कुछ बरामद किए हैं और कौन कौन से ऐसे ज्वेलर्स हैं जो रडार पर आ गए? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इनकम टैक्स की 5 दिन तक ताबड़तोड़ लगातार छापेमारी चली, जो आज सुबह कहा जाए तो अर्ली मॉर्निंग समाप्त हो चुकी है। इसमें अगर कई चौंकाने वाली चीजें सामने आई, क्योंकि इनकम टैक्स ने अपनी पूरी एक फील्डिंग करी थी, अगर कहा जाए अपना पूरा प्रॉपर वर्क किया था और कानपुर के 63 लोग जो उससे कनेक्टेड थे उनकी पूरी डिटेल्स इकट्ठा की। लगभग ये माना जा रहा है कि 15 फरवरी के आसपास से पूरी टीम चेक कर रही थी। इन सबके बाद जब छापेमारी की शुरुआत हुई तो एक एक करके खुलासे सामने होते चले गए। पहले 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़, 18 करोड़, 25 करोड़ तक के कैश और ज्वेलरी सामने आई। वेइंग मशीन बुलाई गई। 2 वेइंग मशीन के माध्यम से 2 दिन तक 8 से 10 लोगों ने उसकी पूरी वेइंग की डिटेल इकट्ठा की। 1500 करोड़ की फर्जी लेन देन, फॉर्म 60 के माध्यम से अपने कर्मचारी, ड्राइवर, नौकर के माध्यम से सोने की खरीद फरोख्त दिखाई गई। कानपुर के अलावा लखनऊ, अहमदाबाद, उसके अलावा वेस्ट बंगाल, एनसीआर में भी इनका पूरा नेटवर्क फैला हुआ था। इसके अलावा कानपुर में इनके जो हेल्पिंग हैंड्स थे उस तक भी पूछताछ चली। 100 से ज्यादा फाइलों को अपने कब्जे में लिया गया। जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि 25 करोड़ में लगभग 6 करोड़ वो अमाउंट ऑफ मनी है जो नयागंज की इनकी एक शॉप पिछले 10 महीने से बंद चल रही थी, उस शॉप में कपड़ों में लपेट के 6 करोड़ 68 लाख रुपए आसपास वहां रखे थे। यानी एक बड़ा खुलासा हुआ। अब जब ये टीम ने अपनी पूरी छापेमारी समाप्त की तो अपने पूरे पेपर्स को तैयार किया जा रहा है और इन पेपर्स को आगे प्रोसीड किया जाएगा और उसके बाद फर्दर कार्रवाई की जाएगी। मगर इनके जांच के दायरे में जो हमारे सोर्सेज बताते हैं 63 लोगों की एक नाम तैयार किए गए हैं, जिसमें वो हेल्पिंग हैंड्स हैं, जो इनके मेकर्स हैं, जो इनके रनर्स हैं, जो इनके फॉरवर्डर्स हैं या जो इनके बिहाफ पर वर्क करते थे। जिस पर कार की सीट के अंदर से 12 किलो सोना निकलना अपने में सबसे बड़ा तस्करी का मामला सामने आता है कि किस तरह उस कार को यूज किया जाता था। महंगी गाड़ियों को, आलीशान गाड़ियों को के अंदर एक पूरा फेज बनाया गया था, उसमें सोने को ले जाया जाता था। नयागंज से बिरानर होते हुए अन्य डेस्टिनेशन से या वहां से यहां सोना लाया जाता था ताकि किसी प्रकार की कस्टम्स के अधिकारियों को भनक लगे। हालांकि अगर 2018 की बात की जाए तो उस दौरान एक बार ऐसी ही गाड़ी पकड़ी गई थी, मगर इन सब चीजों तक वो नहीं पहुंच पाए थे और कहीं ना कहीं उनके खिलाफ मुकदमा लिखा गया था और बाद में जिसका सोना था उसने कुछ पेपर दिखा के अपने इस सोने को छुड़वा दिया था। मगर ये चौंकाने वाली चीजें सामने आई है। इनकम टैक्स की लगभग 200 से ज्यादा कर्मचारियों ने इस पूरी टीम में काम किया और लगातार इसमें छापेमारी चली। आईटी की ये छापेमारी कानपुर में हुई तो कई सारे ज्वेलरों का खुलासा हुआ कि जो ज्वेलरी शॉप्स बंद थे वहां से भी कैश मिले हैं। लेकिन क्या ये छापेमारी कानपुर से भी बाहर आसपास के राज्यों तक पहुंचेगी क्या, अमित? देखिए, आपने बड़ा अहम सवाल पूछा है और निश्चित तौर पर इनकम टैक्स अपना जांच का दायरा बढ़ाएगा, क्योंकि इनकी वर्किंग्स जो है बड़ी कॉन्फिडेंशियल होती हैं। इसको जल्दी लोग लीक आउट नहीं करते हैं अनलेस अनटिल उनके ऑफिसर्स या उनके कोई स्पोक्स पर्सन इसको डिस्क्लोज करें या लोगों को बताने का प्रयास। लेकिन जिस पर मैंने कहा 63 लोगों की एक सूची तैयार की गई है। उस सूची में ऐसा बताया जा रहा है कि अन्य डिस्ट्रिक्ट्स के लोग भी हैं, अन्य स्टेट्स के लोग भी हैं, जहां से सोना आता था, जहां से मेकिंग होती थी, जहां से फॉरवर्डिंग होती थी, जहां से क्लोजिंग होती थी, जहां से इनके रनर्स काम करते थे, किनके माध्यम से इनको रोका जाता था। जैसे कि बंद शॉप की बात की, जिस बंद दुकान की बात की जाए तो वो भी ज्वेलरी एक शॉप थी, लेकिन कई महीने से बंद पड़ी थी। उसके ज्वेलरी बंद शॉप के कपड़े के रैपर, यानी कहीं ना कहीं कोई इनपुट मिला जिसके बिहाफ पर इनकम टैक्स की टीम ने इतना बड़ा ये चीजें की हैं। अब जब ये चीज वाइंड अप हो चुकी है छापा, तो कहीं ना कहीं अब इसके पेपर्स तैयार की जा रहे हैं। पेपर बहुत लंबा प्रोसीजर होता है, इसके पेपर्स तैयार किए जाएंगे और अपने सीनियर्स को, जो डायरेक्टर को, इसको फॉरवर्ड किया जाएगा। उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया अमित, विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए।
मिशन 2024 फतह के लिए बीजेपी आज से देश भर में मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान की शुरुआत करेगी। कुछ ही देर में पीएम मोदी मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान का वर्चुअली शुभारंभ करेंगे। पीएम मोदी भोपाल पहुंच गए हैं और वहीं से देश भर में मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान के तहत बीजेपी कार्यकर्ताओं को वर्चुअली संबोधित करेंगे। पीएम मोदी देश भर के 10 लाख बूथ और 12,000 मंडलों में कार्यकर्ताओं की डिजिटल रैली को संबोधित करेंगे। लखनऊ में इस कार्यक्रम को लेकर बीजेपी नेताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। पीएम मोदी बीजेपी महिला मोर्चा लखनऊ की जिला महामंत्री रीना चौरसिया से बातचीत करेंगे। लखनऊ के डालीगंज बूथ पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, मंत्री सोमेंद्र तोमर और लखनऊ के बीजेपी विधायक और पदाधिकारी मौजूद हैं। रीना चौरसिया भी इसी बूथ पर हैं। ये दो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां अपना बूथ सबसे मजबूत के अभियान के तहत पीएम मोदी भोपाल पहुंच चुके हैं। और ये तस्वीर भी आप देखिए, बीजेपी नेता कई सारे जुटे हैं, लखनऊ में उत्साह है। ये दो तस्वीर आपको अलग अलग जगहों की हम दिखा रहे हैं। और सबसे खास बात यह है कि कैसे कार्यकर्ताओं में जोश भरना है, क्योंकि बीजेपी का ये एजेंडा रहता है। बीजेपी इस पर सबसे ज्यादा फोकस करती है कि कार्यकर्ताओं से ही पार्टी है, इसीलिए कार्यकर्ताओं को ही आज संबोधित किया जाएगा और कार्यकर्ताओं के लिए ही इस अभियान की शुरुआत की जा रही है। लखनऊ से संकेत मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं और देहरादून से विशाल गर्ग हमारे साथ है। लेकिन सबसे पहले लखनऊ, संकेत, किस तरीके का उत्साह यहां कार्यकर्ताओं में है? कई सारे नेता भी यहां पर मौजूद है, कौन कौन पहुंच चुका है और कितने देर में कार्यक्रम की शुरुआत होगी? वास्तव में बढ़ती राष्ट्रीयताओं की समस्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान का आज भोपाल से शुभारंभ करेंगे। लखनऊ में जो तैयारियां हैं, डालीगंज बूथ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी पहुंच चुके हैं, आप देख सकते हैं हमारे कैमरे में। और इसके अलावा उनके साथ पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा मौजूद है, राजनाथ सिंह मौजूद है। और यहाँ पर जो रीना चौरसिया को आप फ्रेंड में देख सकते हैं, रीना चौरसिया जिनसे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बातचीत करेंगे, संवाद करेंगे। लखनऊ के डालीगंज बूथ पर ये रीना चौरसिया मौजूद हैं, इनसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वार्ता करेंगे। दरअसल रीना चौरसिया जिला महामंत्री है महिला मोर्चा की भारतीय जनता पार्टी की, और इनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संवाद करेंगे। आज का जो कार्यक्रम है काफी अहम है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अभियान का शुभारंभ भोपाल से कर रहे हैं और पूरे उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर तमाम बूथ जो है वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सुनेंगे। और भारतीय जनता पार्टी आज एक रिकॉर्ड बनाने जा रही है, 27,000 जगहों पर एक साथ संवाद होगा। जाहिर सी बात है कि ये डिजिटल रूप में इस तरह की डिजिटल रीना चौरसिया से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संवाद करेंगे। तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश कीजिए किस तरीके से यहाँ पर सब इकट्ठा हुए हैं और रीना चौरसिया की सिटिंग कहां पर है और शुरुआत कितनी देर में बस होने को है? रीना चौरसिया को ये रीना चौरसिया बैठी है जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संवाद करेंगे। रीना चौरसिया है, इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मौजूद है। रीना चौरसिया से हम बात भी करते हैं। रीना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपसे संवाद करेंगे, क्या कुछ करेंगे? आज मोदी आपसे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल के माध्यम से मोदी जी को कि आज उन्होंने एक छोटे से कार्यकर्ताओं को अपने संवाद में शामिल किया। इसके लिए हम अपने शीर्ष नेतृत्व को बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। और तो ये रीना चौरसिया है, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी यहाँ पर मौजूद हैं और हम तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो दिखाएंगे यहाँ पर। ये जो हम पहली पंक्ति में दिखाएंगे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, उनके साथ में मुकेश शर्मा भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष। ठीक है संकेत, दोबारा से आपके पास आएंगे, आप वहां पर बने रहिए। तस्वीर लगातार हम दर्शकों को दिखाएंगे। देहरादून से विशाल गर्ग हमारे साथ है। विशाल, देहरादून में किस तरीके का उत्साह कार्यकर्ताओं के बीच इस वक्त देखा जा रहा है? बिल्कुल साफ तौर से प्रधानमंत्री
मुख्यमंत्री आज बूथ सम्मेलन में जिस तरह से संवाद करने जा रहे हैं तो पूरा यहाँ पर माहौल बना हुआ है। प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद हैं, मुख्यमंत्री यहाँ पर मौजूद हैं। आपको दिखाना चाहेंगे कि तमाम जो बीजेपी के दिग्गज नेता है वो यहाँ पर पहुंच गए हैं। मोदी को सुनना चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किस तरह से जो है लोगों को, बूथ स्तर के नेताओं को किस तरह से संबोधित करेंगे और क्या कुछ टास्क देने वाले हैं वो भी यहाँ पर देखा जाएगा। और फिलहाल यहाँ पर पूरा स्टेडियम खचाखच भरा पड़ा है और जिस तरह से आप देख सकते हैं कि तमाम बीजेपी के नेता यहाँ पर मौजूद हैं और कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए उत्सुक हैं। और जल्द ही यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब संवाद करेंगे तो उत्तराखंड के कई लोग ऐसे होंगे जो कि इसमें शामिल होंगे जिनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संवाद भी करेंगे और जिनको टास्क भी दिया जा सकता है कि उत्तराखंड में, क्योंकि जल्द ही निकाय के चुनाव भी होंगे और लोकसभा के भी चुनाव होंगे, तो उससे भी इसको जोड़ करके देखा जा रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और महेंद्र भट्ट लगातार यहाँ पर जमे हुए हैं और उनके नेतृत्व में ही पूरे यहाँ पर कार्यकर्ता धामी भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और थोड़ी ही देर का वक्त बचा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संवाद करेंगे और मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान की शुरुआत होगी। आप दोनों का ही बहुत शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा, लगातार बने रहिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रगति मैदान के सामने टनल में हुई लूटपाट के मामले में दिल्ली पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस मामले में तत्परता दिखाते हुए बदमाशों को पकड़ भी लिया है। सबसे पहले आप इस सीसीटीवी फुटेज को देखिए। इसको देखकर ही आप समझ जाएंगे कि आखिर कैसे यहां पर लूट की वारदात को अंजाम दिया जाता है। टनल के अंदर बेखौफ बदमाश 5 आरोपी इसमें गिरफ्तार कर लिए गए हैं। प्रगति मैदान टनल के पास ये लूट हुई थी और कैसे 2 बाइक पर सवार 4 लोग आते हैं और पिस्टल के दम पर, पिस्टल दिखाकर, डराकर, धमकाकर एक बैग लूटकर फरार हो जाते हैं और उस बैग में कैश रखे होते हैं। सबसे बड़ी बात यह कि कानून का डर नहीं, प्रशासन का डर नहीं, कोई खौफ नहीं इन बदमाशों को। और जिस दबंगई से यहां पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है उससे कई सवाल खड़े होते हैं। हालांकि 5 बदमाशों को, इसमें 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। फतेहपुर में लव जिहाद के मामले में आरोपी सोनू उर्फ सिकंदर के घर पर बुलडोजर चला है। आरोप के मुताबिक सिकंदर ने सोनू बनकर हिंदू लड़की को प्रेम जाल में फंसाया था और मिलने के बहाने बुलाकर रेप किया था। इतना ही नहीं, लड़की के विरोध करने पर ईंट से सिर कुचलकर नृशंस हत्या की थी। इस मामले में पुलिस ने आरोपी सिकंदर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। थाना कोतवाली इलाके के ज्वालागंज इलाके में ये कार्रवाई की गई है। धारा सिंह संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। धारा, क्या जानकारी मिल रही है इस पूरे मामले को लेकर? बता दें कि 23 जून की सुबह 7 बजे करीब एक लड़की घायल अवस्था में मिली थी जिसे कानपुर में इलाज के लिए एडमिट कराया जाता है, जहां उसकी मौत होती है। जब इस मामले की जांच होती है तो सीडीआर से पता चलता है कि सोनू उर्फ सिकंदर अहमद नाम का युवक लगातार युवती से बात किया करता था। उसी ने 22 जून की रात 11 बजे युवती को मिलने के बहाने बुलाया था, जहां उसके साथ जबरन रेप किया और फिर जब उस युवती ने विरोध किया तो उसकी ईंट से सिर कूचकर नृशंस हत्या कर दी जाती। इस मामले में बीएचपी की ओर से देर रात तक भारी हंगामा होता रहा। आखिरकार आज पुलिस प्रशासन बुलडोजर के साथ आरोपी सिकंदर के घर पहुंचा है और उसके 3 मंजिला इमारत को धराशाही कर दिया गया है। इसके साथ ही पुलिस उससे जुड़े लोगों को भी इस मामले में जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस का ऐसा मानना है कि हो सकता है आरोपी सिकंदर के साथ उसके और करीबी भी उसके साथ इस घटना में शामिल हो, तो इस बिंदु पर भी पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है। बहरहाल लव जिहाद की सनसनीखेज वारदात के बाद से हिंदूवादी संगठनों में बेहद नाराजगी है। इस बात को लेकर के अब फतेहपुर पुलिस और प्रशासन की ओर से एक बड़ी कार्रवाई की जा रही है और यहाँ पर आरोपी सोनू उर्फ सिकंदर के 3 मंजिला इमारत को बुलडोजर के द्वारा धराशाही किया जा रहा है। यह संदेश दिया जा रहा है कि बहन बेटियों के सम्मान से खेलने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। हालांकि पुलिस ने इस आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इसके साथ ही अन्य लोगों की जो इससे जुड़े लोग हैं उन मामले में जांच की जा रही है। बहुत शुक्रिया धारा, जानकारी साझा करने के लिए।
कौशाम्बी में 1.25 लाख के इनामी बदमाश गुफरान को यूपी एसटीएफ की टीम ने मुठभेड़ के दौरान मार गिराया। जिले के मंझनपुर कोतवाली क्षेत्र के कादीपुर इलाके में यह मुठभेड़ हुई है और मुठभेड़ स्थल से यूपी एसटीएफ ने 9 mm की एक कार्बाइन, 32 बोर की एक पिस्टल और बाइक बरामद की है। एनकाउंटर में मारा गया बदमाश गुफरान पर 13 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। ज्यादातर लूट, हत्या और हत्या के प्रयास के मामले दर्ज है। 24 अप्रैल को अपराधी ने प्रतापगढ़ जिले में एक सर्राफा व्यवसायी को गोली मारकर लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया था। तभी से वो एसटीएफ की रडार पर था। गुफरान पर एडीजी जोन प्रयागराज ने 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था, जबकि सुल्तानपुर पुलिस की ओर से उस पर 25,000 का इनाम था। आज सुबह करीब 5 बजे यूपी एसटीएफ की लखनऊ टीम ने मुखबिर की सूचना पर 1.25 लाख के इनामी बदमाश गुफरान की कौशाम्बी जिले के मंझनपुर कोतवाली इलाके में घेराबंदी की, जिस पर कुख्यात बदमाश एसटीएफ टीम पर फायरिंग करने लगा। यूपी एसटीएफ की टीम ने जवाबी फायरिंग की और इसके बाद गोली लगने से बदमाश घायल हो गया। उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। गुफरान प्रतापगढ़ जिले के थाना कोतवाली इलाके के आजाद नगर मोहल्ले का रहने वाला था और उस पर 1 दर्जन से भी ज्यादा चोरी, डकैती, लूट, हत्या के प्रयास के मामले दर्ज थे। देखिए, आज सुबह लखनऊ की एसटीएफ टीम के द्वारा समदा क्षेत्र में एक मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक बदमाश को गोली लगी है, जिसे मंझनपुर अस्पताल ले आया गया, जहां दौराने उपचार उसकी मृत्यु हो गई है। इसकी पहचान प्रतापगढ़ निवासी गुफरान के रूप में हुई है। ये शातिर अपराधी है। अब तक की जानकारी के अनुसार प्रतापगढ़ में इसके विरुद्ध हत्या के प्रयास और लूट के 13 मुकदमे पंजीकृत हैं और इसके ऊपर 1.25 लाख रुपए का इनाम भी है। कौशाम्बी में 1.25 लाख रुपए की इनामी बदमाश गुफरान को यूपी एसटीएफ की टीम ने मार गिराया है। मंझनपुर कोतवाली इलाके का वही इलाका है जहां पर सुबह 5 बजे यूपी एसटीएफ की टीम को सूचना मिली कि यहां पे 1.25 लाख रुपए का इनामी बदमाश गुफरान यहां पर किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के फिराक में ही सूचना पर यूपी एसटीएफ की लखनऊ यूनिट ने इलाके की घेराबंदी की तो बदमाश गुफरान की ओर से लगातार पुलिस टीम पर फायरिंग की गई। हालांकि पुलिस के जवाबी फायरिंग में बदमाश गुफरान को गोली लग गई, जिसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया जाता है कि बदमाश गुफरान के खिलाफ 13 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज है, जिस पर ज्यादातर हत्या के प्रयास और लूट के मामले दर्ज बताए जा रहे हैं। उस पर एडीजी जोन प्रयागराज की ओर से 1 लाख रुपए का इनाम रखा गया था, जबकि सुल्तानपुर पुलिस की ओर से उस पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था। टीएस यादव, न्यूज 18 कौशाम्बी। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकना होगा, आप बने रहिए हमारे साथ।